हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्कोप यूपीएससी में। आज के इस वीडियो में हम डीबीटी से संबंधित जितने भी प्रश्न यूपीएससी की पीवाईक्यूज में आ रखे हैं उनको हम यहाँ पर देखेंगे। यह वीडियो हमारी आज गवर्नेंस सीरीज का लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम सोसाइटी और सोशल जस्टिस जो टॉपिक है उसके सारे पीवाईक्यू यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर गवर्नेंस का सिलेबस एक बार और देख लेते हैं। यह मैंने यहाँ पर गवर्नेंस का जो सिलेबस है उसका स्क्रीनशॉट लगा रखा है। तो आप देख रहे हैं कि ये यहाँ से लेके जो यहाँ तक जो टॉपिक है वो गवर्नेंस के अंदर आते हैं, इन 3 टॉपिक को छोड़कर, जो कि सोशल जस्टिस के टॉपिक हैं। तो हमने यहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिसी से संबंधित जो प्रश्न थे उन सभी को कर लिया है। डेवलपमेंट प्रोसेस एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री से संबंधित जो प्रश्न थे उनको यहाँ पर देख लिया है। जो एनजीओ एसएचजी से संबंधित जितने भी प्रश्न थे उनको सबको कर लिया है। और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ई गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इन सभी को हमने यहाँ पर कर लिया है। और साथ ही जो रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी है उसके सारे पीवाईक्यूज हम कर चुके हैं। और ऊपर के ये 3 टॉपिक अभी तक गवर्नेंस के जो बचे हुए हैं जो कि पॉलिटी वाले पोर्शन के तहत आते हैं। तो हम जब पॉलिटी के क्वेश्चन करेंगे उसी दौरान इन क्वेश्चनों को साथ में वहां पर देखेंगे। इस कारण अभी के लिए जो ये गवर्नेंस का लास्ट वीडियो है, इसके बाद हम सोसाइटी और सोशल जस्टिस का जो टॉपिक यहाँ पर करेंगे। अगर कोई दूसरा टॉपिक आपको लगे वो पहले करना चाहिए तो आप कमेंट करके बताएं, तो मैं उस टॉपिक को स्टार्ट कर दूंगा। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कीजिए ताकि अधिक लोगों को इसकी जानकारी मिल सके और हमें मोटिवेट कर सके। तो चलते हैं आज के अपने प्रश्नों पर। सबसे पहला प्रश्न है कि कल्याणकारी योजनाओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक नकद हस्तांतरण यानी कि डीबीटी प्रणाली भ्रष्टाचार को कम करने, अपव्यय को खत्म करने, सुधारों को सुविधाजनक बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। टिप्पणी करें। यह प्रश्न 2013 के अंदर आया था और डीबीटी को सबसे पहले 2013 के अंदर ही लाया गया था। तो ये उस टाइम करंट का इश्यू था, तो इसलिए उस टाइम ये पूछा गया था। और साथ ही में 2022 में एक क्वेश्चन आया था जो कि 2013 के क्वेश्चन को रिपीट ही करता है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के माध्यम से सरकारी वितरण प्रणाली में सुधार एक प्रगतिशील कदम है, लेकिन इसकी अपनी सीमाएं भी हैं। टिप्पणी करें। तो यहाँ पर क्या है, सीमाएं नहीं पूछी थी, बट हम यहाँ पर सीमाएं इसके साथ लिख देंगे। तो इसमें पूछा है सरकारी वितरण प्रणाली में जो डीबीटी है वो एक सुधार का कदम है। तो किस प्रकार से सुधार का कदम है? तो इसमें इसने भ्रष्टाचार को कम किया है, इसने अपव्यय को खत्म किया है, इसने सुधारों को सुविधाजनक बनाया है। तो जो उस प्रश्न के जो टॉपिक थे उसी को हेडिंग बना के अगर इसके आंसर में लिखेंगे तो ये इसी का ही सेम आंसर बन जाएगा। तो हम इन दोनों प्रश्नों को साथ में लेकर ही करेंगे। थोड़ी सी लैंग्वेज का डिफरेंस होता है जो कि इंट्रो और जो है हेडिंग बनाते हैं उसके तहत आता है, जो कि आप समझ ही जाएंगे। तो जो पहला प्रश्न है वह कह रहा है कि डीबीटी को लाने से जो भ्रष्टाचार को इसने कम किया है, अपव्यय को कम किया है। अपव्यय यानी कि फालतू का खर्च हो रहा था, फिजूल खर्ची हो रही थी पहले नकद हस्तांतरण से, उसको ये डीबीटी है वो कम करेगा। किस प्रकार से मध्यस्थों की संख्या कम करके तुरंत भेज के और एक्सक्लूजन इंक्लूजन की समस्या का समाधान करेगा। और जो सुधारों को सुविधाजनक बनाने, सुधारों को सुविधाजनक बनाने से क्या तात्पर्य है कि जो सरकार रिफॉर्म लेके आ रही है उन रिफॉर्म को सरकार आसानी से ला पाएगी। आसानी से किस प्रकार ला पाएगी? जैसे सरकार पेंशन योजना के अंदर किसी विधवा महिला को 500 रुपए महीने को भेज रही है, सरकार ने डिसीजन लिया कि वो अब 1000 रुपए भेजना स्टार्ट करेगी। तो सरकार इजीली इसमें चेंजेस कर पाएगी, क्योंकि उसको सिर्फ और सिर्फ अपने डीबीटी की जो योजना है उसी के तहत चेंज लाना पड़ेगा और बैंक ट्रांसफर में 500 से 1000 का अमाउंट करना पड़ेगा। अगर नकद हस्तांतरण होता तो वहां पर इस समस्या के अंदर जटिलता आती। बेनिफिशियरी को वहां जाकर वापस अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवाना पड़ता, या फिर जो अधिकारीगण है वहां तक पैसा पहुंचाना पड़ता, वहां से फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होता, तो इसमें काफी समय लग जाता और सुधार है वो इजीली इंप्लीमेंट नहीं हो पाता। बट डीबीटी के माध्यम से इजीली गवर्नमेंट अपने पॉलिसीज में चेंजेस ला सकती है। तो इस प्रकार से इसने सुधारों को भी सुविधाजनक बनाया है। इन 3 हेडिंग के साथ हमारे को अपने आंसर को यहाँ पर प्रेजेंट करना है। तो आप दोनों प्रश्नों को यहाँ पर समझ गए होंगे। चलते हैं अपने उत्तर पर। हम अपने इंट्रो में क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम इंट्रो में डीबीटी है उसको परिभाषित कर सकते हैं कि डीबीटी आखिरकार होता क्या है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि जो डीबीटी से तात्पर्य है प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण। यह सरकार के नेतृत्व वाली एक पहल है जिसका उद्देश्य विभिन्न सब्सिडी और कल्याणकारी लाभों को, जो सब्सिडी मिलती है जैसे एलपीजी पे हो गई या फिर विद्युत पर हो गई, और साथ में जो कल्याणकारी लाभ मिल रहे थे जैसे पेंशन योजना, छात्रवृत्ति योजना, तो इस टाइप के जो कल्याणकारी लाभ है उनको सीधे पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते में स्थानांतरित करना है। और इसकी शुरुआत 2013 के अंदर हुई थी। 2013 की जो यूपीए गवर्नमेंट थी इसको सबसे पहले लेके आई थी। अब हम चलते हैं अपनी मेन डिमांड के ऊपर। यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया था कि डीबीटी का भ्रष्टाचार कम करने, अपव्यय को खत्म करने और सुधारों को सुविधाजनक बनाने में योगदान। तो यहाँ पर प्रश्न के 3 भाग है। कौन कौन से? भ्रष्टाचार को कम करने, अपव्यय को खत्म करने और सुधारों को सुविधाजनक बनाने। तो हम इन तीनों पॉइंट को हेडिंग बनाकर यहाँ पर लिखेंगे कि किस प्रकार डीबीटी ने भ्रष्टाचार को कम किया है, किस प्रकार डीबीटी ने अपव्यय को खत्म किया है और किस प्रकार डीबीटी ने सुधारों को सुविधाजनक बनाया है।
और अब सबसे पहला पॉइंट है कि भ्रष्टाचार को कम करने में डीबीटी ने कैसे योगदान दिया है कि सबसे पहले तो डीबीटी ने मानवकृत हस्तक्षेप है उसको कम कर दिया। अब किसी व्यक्ति को अपनी सब्सिडी लेने के लिए या फिर सरकार द्वारा हस्तांतरित जो वित्तीय लाभ लेने के लिए उसे किसी भी व्यक्ति से जाके मिलना नहीं पड़ेगा, सीधा वह लाभ उसके सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, जिससे जो मानवकृत हस्तक्षेप था जिसके कारण जो अधिक भ्रष्टाचार होता था वह कम हो पाएगा। जैसे डायरेक्ट ट्रांसफर जैसे परिणाम किसान सम्मान निधि के अंदर जो 6,000 रुपए हैं भेजे जाते हैं 3 किस्तों के अंदर, वो सीधे लाभार्थी के बैंक खाते के अंदर भेजे जाते हैं, जिसके कारण जो मध्यस्थों की संख्या कम हो जाती है। जैसे पहले किसी प्रकार का जो लाभ हस्तांतरित किया जाता था वो पंचायत के थ्रू किया जाता था, पंचायत को पैसे भेजे जाते और पंचायत लाभार्थियों को वितरित करता, तो यहाँ पर सरपंच वगैरह जो होते थे वह यहाँ पर बीच में अपना हिस्सा काट लेते थे, जिसके कारण लाभार्थी को पूरा लाभ नहीं मिल पाता था। तो इसमें मानवकृत हस्तक्षेप को कम करके भ्रष्टाचार को कम किया है। दूसरा पॉइंट है कि इसने पारदर्शिता में वृद्धि की है। पारदर्शिता में कैसे वृद्धि की? अब किसी व्यक्ति के अकाउंट में सीधे पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं तो उसका रिकॉर्ड सीधा सीधा सरकार के पास है कि इतने व्यक्तियों को इतने पैसे भेजे गए हैं, तो यहाँ पर क्या है, ऑडिटेबल रिकॉर्ड का निर्माण हो रहा है और साथ ही में सीधा लाभार्थी के बैंक खाते में पेमेंट ट्रांसफर हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, यहाँ पर पारदर्शिता सुनिश्चित हो रही है। किसी प्रकार की धांधलीबाजी, किसी प्रकार की पैसों में लुका छिपी यहाँ नहीं है। अब जो डीबीटी योजना है वो आधार कार्ड से लिंक है, तो लाभार्थी व्यक्ति को ही यहाँ पर लाभ मिलेगा। तो पहले क्या होते थे, फर्जी खाते बनाकर भ्रष्टाचार का एक रूप देखा जाता था। तो इस प्रकार से वास्तव में जिस व्यक्ति को उस योजना की जरूरत है वही व्यक्ति इससे लाभान्वित होता है। फर्जी अकाउंट इसमें नहीं क्रिएट किए जा सकते, जिसके कारण जो अधिकारी गणों द्वारा या फिर जो नीचे के बाबू लोग होते थे वो फर्जी अकाउंट बनाकर पैसे ऐंठ लिया करते थे, वह अब नहीं ऐंठ पाएंगे। जैसे जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसका लाभ जो योग्य व्यक्ति है उनको ही मिल रहा है। और इसमें क्या हो रहा है, रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रही है। कैसे रियल टाइम मॉनिटरिंग? अब डे बाय डे देखा जा रहा है कि आज इतने पैसे ट्रांसफर हो गए हैं, कल इतने पैसे ट्रांसफर होंगे या कल इतने हुए हैं। तो इससे भी भ्रष्टाचार पर लगाम लगा है, क्योंकि जो सही से जो मॉनिटरिंग होती है वह प्रशासन को भी जवाबदेह जिम्मेदार बनाता है, जिससे भी जो भ्रष्टाचार है उसको कम करने में इसने योगदान दिया है। अब दूसरा पॉइंट था कि इसने अपव्यय को खत्म करने में कैसे योगदान दिया है डीबीटी ने। अब सबसे पहले तो मध्यस्थों की संख्या कम कर दी है। जैसे जो मोदी जी ने बोला था 2020-21 में शायद कि डीबीटी के आने से जो सरकार के 90,000 करोड़ रुपए को सेव किया गया है, क्योंकि जो बिचौलियों की संख्या इसमें कम हो गई है। तो वही बात यहाँ पर है कि संसाधनों का दक्षतम उपयोग, जैसे वित्तीय वर्ष 2021-22 में डीबीटी की सहायता से 50,000 करोड़ की बचत हुई है। दोहरा और फर्जी सब्सिडी का समाधान इसने किया है। दोहरा और फर्जी सब्सिडी कैसे कि कोई व्यक्ति अपने फर्जी अकाउंट बना के 2 बार किसी सब्सिडी को ले लिया करता था और फर्जी अकाउंट बनाकर भी सब्सिडी से लाभान्वित होता था, लेकिन यहाँ पर आधार कार्ड से लिंक होने के कारण ये दोहरा और जो फर्जी सब्सिडी का जो समस्या थी उसका समाधान किया जा सका है। इससे एक्सक्लूजन इंक्लूजन की समस्या का भी समाधान हुआ है। यहाँ पर आधार कार्ड से लिंक होने से पता चल पाता है कि कौन योग्य व्यक्ति है और कौन इसमें अयोग्य है, जिसके कारण जो योग्य व्यक्ति है उसको योजना के अंदर इंक्लूड कर दिया जाता है, जो अयोग्य है उसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है, जिससे एक्सक्लूजन इंक्लूजन की भी समस्या का समाधान हुआ है। और जो फर्जी व्यक्ति इससे लाभान्वित होते थे, जिसके कारण जो संसाधनों का अपव्यय होता था वह इससे रोका गया है। और डीबीटी ने जो रिसाव या लीकेज होता था उसको भी कम किया है। रिसाव या लीकेज कैसे? जैसे राजीव गांधी जी ने कहा था कि जैसे सरकार कोई 1 रुपया आवंटित करती है तो वह लाभान्वित व्यक्ति तक पहुंचते पहुंचते 10 पैसे में तब्दील हो जाता था। तो ये जो लीकेज था 90 पैसे का, इसको डीबीटी के माध्यम से रोका गया है। जो अपव्यय होता था संसाधनों का ये 90 पैसे का, उसको इससे रोका गया है। जैसे जो इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 में बताया गया कि कल्याणकारी योजनाओं में जेम ट्रिनिटी के उपयोग से 2014-15 की तुलना में 2019-20 में रिसाव को 12.7% तक कम किया गया है। तो आप इस डेटा को अपने नोट्स में ऐड करके अपने नोट्स को वैलिडेट बना सकते हैं। अब तीसरा पॉइंट था कि सुधारों को सुविधाजनक बनाने में योगदान किस प्रकार से दिया है। इसमें पहला पॉइंट है कि नीति में लचीलापन। नीति में लचीलापन कैसे कि सरकार किसी दिव्यांग को 500 रुपए ट्रांसफर कर रही थी तो अब वो इजीली उसका अमाउंट 1000 रुपए कर सकती है। उसमें किसी प्रकार के कोई प्रशासनिक बदलाव नहीं करने पड़ेगी, किसी प्रकार का कोई अन्य बदलाव नहीं करने पड़ेंगे, तो वो अपनी पॉलिसी को फ्लेक्सिबल बना सकता है। और साथ ही में नई योजनाएं हैं उनका तेजी से कार्यान्वयन हो पाएगा। नई योजनाओं का कार्यान्वयन कैसे हो पाएगा कि जल्दी से जो बैंक खातों के अंदर लोगों को उस योजना का लाभ दिया जाएगा, जिससे जो योजना है वो धरातल पर तेजी से कार्यान्वित होगी। नहीं तो अगर डीबीटी नहीं होती तो सेंटर अगर पैसे इशू करती तो स्टेट के पास पहुंचते, स्टेट से फिर डिस्ट्रिक्ट में आते, डिस्ट्रिक्ट से फिर पंचायत में आते, पंचायत से फिर लाभान्वित व्यक्ति को मिलते। लेकिन अब ये जो बीच का समय था जो नीति को कार्यान्वित करने के लिए, वह बिल्कुल ही कम हो गया है। अब सीधा कहाँ आ गया है, लाभार्थी के हाथों में सीधे पैसे सेंटर के थ्रू भेजे जा सकते हैं, जिसके कारण जो ये बीच में समय लगता था उसको कम किया जा सका। तीसरा पॉइंट है कि इसने नौकरशाही संबंधी बाधाओं को दूर किया है। नौकरशाही संबंधी बाधाओं को दूर कैसे किया है कि पहले किसी लाभान्वित व्यक्ति को अपनी सब्सिडी लेने के लिए सरकारी कार्यालय में जाना पड़ता। सरकारी कार्यालय के अंदर सरकारी अधिकारियों का रवैया बिल्कुल खराब होता और वह उसे तारीख पे तारीख देता रहता, जिसके कारण वह व्यक्ति
अपने लाभ से लाभान्वित नहीं हो पाता। तो अब इस प्रकार के जो नौकरशाही संबंधी बाधा है उसको डीबीटी के माध्यम से दूर किया जा सका है। और डीबीटी के अंदर क्या है, डेटा आधारित डिसीजन लिए जाते हैं। डेटा आधारित डिसीजन कैसे कि सबसे पहले डेटा कलेक्ट किया जाता है कि कौन कौन इसके योग्य व्यक्ति हैं, फिर उस डेटा को आधार कार्ड से लिंक करके या फिर बैंक अकाउंट से लिंक करके उससे यहाँ पर पैसों का हस्तांतरण किया जाता है। तो इसमें डेटा आधारित डिसीजन से जो सुधार है वह आए हैं। और साथ ही में जो डीबीटी जैसी योजना है उसने डिजिटल साक्षरता, जागरूकता और वित्तीय समावेशन को भी बढ़ाने में भागीदारी निभाई है। जैसे जो अगस्त 2021 तक 43 करोड़ से अधिक प्रधानमंत्री जन धन योजना खाते खोले जा चुके हैं, क्योंकि अब सभी को पता है कि जो सरकार है वो डीबीटी के माध्यम से पैसे भेज रही है। तो सभी व्यक्ति क्या करते हैं, अपना खाता खुलवा के रखते हैं कि हाँ सरकार कभी भी कोई योजना डीबीटी के माध्यम से पैसे ट्रांसफर करने की ला सकती है, तो हमें पहले से अपना अकाउंट बना के रखना है ताकि हम उस योजना से बाहर ना हो जाए। तो इसलिए लोगों में भी जागरूकता आई है, लोग अपना खाता खुलवा रहे हैं क्योंकि उनको गवर्नमेंट पॉलिसी से लाभान्वित होना है। तो इसने वित्तीय समावेशन को भी बढ़ावा देने में योगदान निभाया है। पैसे का चक्कर बाबू भैया। और साथ ही में हम बता सकते हैं कि डीबीटी की समक्ष चुनौतियां क्या क्या है। जैसे डीबीटी के अंदर तकनीकी समस्याएं देखी जाती हैं। जो गरीब मजदूर लोग होते हैं उनके कार्य के कारण जो हाथ की उंगलियां घिस जाती हैं, जिसके कारण जो फिंगरप्रिंट वगैरह स्कैन नहीं हो पाती है, जिसके कारण उनको उन योजनाओं से लाभान्वित होने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। छोटे ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक शाखाओं के अभी तक पहुंच नहीं है। वित्तीय और डिजिटल साक्षरता का देश के अंदर अभाव देखा जाता है। और साथ ही ऑनलाइन धोखाधड़ी की भी चिंताएं हैं। ये सभी डीबीटी के समक्ष क्या है, चुनौतियां हैं। और इसको हम कैसे सुधार सकते हैं, आगे हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले सार्वभौमिक शिकायत निवारण तंत्र का निर्माण हो। सेंटर और स्टेट मिलकर एक शिकायत निवारण तंत्र का निर्माण करे, जिसके अंदर डीबीटी से संबंधित जो भी प्रॉब्लम आए उन प्रॉब्लम्स को व्यक्ति या वहां पर जाकर अपनी रिजॉल्व कर सके। और साथ में वित्तीय और डिजिटल साक्षरता को देश के अंदर बढ़ाया जाए और बैंक शाखाओं की भी पहुंच ग्रामीण क्षेत्रों तक बढ़ाई जाए, ताकि जो ग्रामीण क्षेत्र के जो गरीब लोग हैं वो भी इन योजनाओं से लाभान्वित हो सके। तो जो प्रश्न का पहला और दूसरा भाग था कि इसमें सीमाएं पूछी, तो सीमाएं और वे फॉर्वर्ड हमने साथ में लिख दिया है। और आप इस प्रश्न में भी लिख सकते हैं वही सेम पॉइंट। तो ये दोनों प्रश्न ऑलमोस्ट एक ही थे। इसमें पूछा गया था कि वेतन प्रणाली में सुधारों तक प्रगतिशील कदम है। तो प्रगतिशील कदम कैसे, इसने भ्रष्टाचार को कम किया, इसने अपयोग को खत्म किया और सुधार को सुविधाजनक बनाया, इसलिए प्रगतिशील कदम हो गया। और साथ ही में हमने इसमें सीमाएं इसकी लिखी दी है और वे फॉरवर्ड भी लिख दिया है। तो अब हम देख सकते हैं कि पीवाईक्यू करने का कितना ज्यादा फायदा होता है। अब 2013 का प्रश्न था वो सेम टू सेम 2022 के अंदर रिपीट हो गया है। इसी प्रकार के प्रश्न 2023 में भी रिपीट होंगे। तो ये रिपीटेशन का क्रम तो चलता रहता है। तो आपको सबसे अधिक किस पे फोकस करना है, जो यूपीएससी की पीवाईक्यूज है उस पर बहुत अधिक फोकस करना है। आपको उन पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, उनको बार बार लिखना है, उनको बार बार देखना है, तभी जो आपकी मेंस की प्रिपरेशन है वो और अधिक स्ट्रांग हो पाएगी। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के द्वारा कीमत सहायकी जो मूल्य सब्सिडी का प्रतिस्थापन भारत में सब्सिडी के परिदृश्य को किस प्रकार परिवर्तन कर सकता है। यह प्रश्न 2015 के अंदर आया था और यह प्रश्न GS3 के अंदर आया था। अब GS3 के अंदर प्रश्न आया था तो प्रश्न ये कह रहा है कि जो मूल्य सब्सिडी है, यानी कि जो पैसों में छूट मिलती है किसी भी वस्तु को खरीदने में, जैसे जो उर्वरक सब्सिडी मिलती है, जिसमें क्या होता है कि जो किसान होता है उसको कम दाम में विभिन्न उर्वरक प्रदान किए जाते हैं। तो वो क्या है, मूल्य सब्सिडी है कि उसकी मूल्य को कम कर दिया गया। जैसे पीडीएस के अंदर क्या है, 1 रुपए किलो या 2 रुपए किलो अनाज वितरित किया जाता है। तो वास्तव में तो उनकी कीमत 1 रुपए 2 रुपए किलो नहीं है, बट सरकार उसमें सब्सिडी प्रदान कर रही है उसकी कीमत को कम करके। तो वो क्या होगी, मूल्य सब्सिडी हो गई। तो इस मूल्य सब्सिडी की जगह क्या ले आए, डीबीटी ले आए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। यानी कि जैसे मान लीजिए गेहूं 18 रुपए किलो है तो सरकार 1 रुपए किलो गेहूं वितरित करके 17 रुपए की सब्सिडी दे रही है गरीब जनता को। तो यदि डीबीटी के माध्यम से जो ये 17 रुपए हैं ये गरीब के बैंक खाते के अंदर भेज दी जाए, ना कि पीडीएस के माध्यम से वितरित किया जाए अनाज, क्योंकि 17 रुपए ये और जो 1 रुपए व्यक्ति देता था तो वो कितने हो गए, 18 रुपए। तो मार्केट प्राइस भी क्या है, 18 रुपए। तो वो मार्केट से सीधा खरीद पाएगा। तो इस प्रकार का चेंजेस लाने से जो भारत के शासन में सब्सिडी के परिदृश्य को कैसे चेंज कर सकता है, सब्सिडी में क्या सुधार ला सकता है, उसी को हमें बताना है। तो इस पॉइंट को एक बार वापस समझते हैं कि जैसे मार्केट प्राइस पर 1 केजी गेहूं 18 रुपए में मिल रहा था और वही पीडीएस के अंदर कितना मिल रहा था, 1 रुपए किलो। ठीक है, तो यहाँ पर सरकार क्या कर रही है, 17 रुपए की मूल्य सब्सिडी गेहूं के अंदर दे रही है। तो इसकी जगह यदि सरकार ये 17 रुपए सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिए जाए तो व्यक्ति उन 18 रुपए से सीधे मार्केट की जो दुकान है, होलसेल दुकान है, जहां से जो अन्य व्यक्ति खरीदते हैं उस दुकान पे जाकर गेहूं खरीद पाएगा। तो यह चेंजेस लाने से जो सब्सिडी परिदृश्य है भारत का, उसमें क्या चेंजेस आ सकते हैं उसको हमें यहाँ पर बताना है। यानी कि जो डीबीटी के फायदे हैं वही बताने हैं कि जैसे जो भ्रष्टाचार है वह कम हो जाएगा, लीकेजेस है वह कम हो जाएंगे, काला बाजारी है वह कम हो जाएगी, क्योंकि सीधे बैंक खाते के अंदर व्यक्ति को पैसे मिल रहे हैं तो व्यक्ति जहां से चाहे
जहां उसकी इच्छा हो वहां से उस चीज को खरीद सकता है। उसी प्रकार जो बिजली और पानी की जो सब्सिडी मिलती है उसमें भी सरकार क्या करे, व्यक्ति के बैंक खाते के अंदर पैसे ट्रांसफर कर दे। तो यदि व्यक्ति के बैंक खाते में पैसे आएंगे तो उन पैसों को वो सेव करेगा और बिजली का कम यूज करेगा। फिर बिजली वगैरह जो पानी है उनका अपव्यय नहीं करेगा, क्योंकि वो पैसे सेविंग करेगा, जिसके कारण उन पैसे को वो कहीं और भी यूज कर सकता है। तो व्यक्ति के मन में लालच जागेगा, जिसके कारण जो संसाधनों का अपव्यय है वह भी रुक पाएगा। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर बताना है कि जो डीबीटी के कारण मूल्य सब्सिडी की कमियों को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, तो उसी को हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। तो अब आप प्रश्न को तो समझ ही गए होंगे। अब हमारे उत्तर की शुरुआत कैसे करेंगे, हम इंट्रो में डीबीटी और जो मूल्य सब्सिडी है उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। उसकी जानकारी के साथ यहाँ पर अपने प्रश्न की शुरुआत कर सकते हैं। डीबीटी की परिभाषा हमने ऊपर देखी थी। मूल्य सब्सिडी की परिभाषा यहाँ लिखी गई है कि यह सरकारी नीति को संदर्भित करती है जिसमें उत्पादकों या विक्रेताओं को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान करके उपभोक्ता के लिए किसी विशेष उत्पाद या सेवा की लागत को कम करना है, यानी कि 18 रुपए से 1 kg तक लाना। अब मेन वर्ड में हम सबसे पहले बताएंगे कि जो डीबीटी के लाने से क्या होगा, जो कमियां कीमत सहायकी में थी उनको दूर किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमें कीमत सहायकी में कौन सी कमियां थी उसको बताना है। जैसे कि जो सबसे पहले विकृत बाजार संकेत। कैसे विकृत बाजार संकेत, जैसे गेहूं और चावल के अंदर क्या है, एमएसपी अधिक है, यह भी क्या है, एक मूल्य सब्सिडी है। तो अधिक से अधिक व्यक्ति क्या करेंगे, गेहूं और चावल को ही बोएंगे, अन्य फसलों पर इतना ध्यान नहीं देंगे, जिसके कारण क्या हो जाएगी, देश में उन फसलों की या उन खाद्यान्नों की कमी होगी जहां से उनमें क्या हो सकता है, मुद्रास्फीति हो सकती है। तो सरकार इसमें क्या करे, जैसे मान लीजिए 1800 रुपये क्विंटल गेहूं है, तो अब सरकार क्या करे, यहाँ पर 1800 रुपये देकर एमएसपी के माध्यम से किसान से गेहूं खरीद रही है। वहीं जो मार्केट के अंदर जो गेहूं बिक रहा है वो 1500 रुपये के क्विंटल है। तो सरकार क्या करे, जो ये 300 रुपये का डिफरेंस है इसको डीबीटी के माध्यम से किसान के खाते में भेज दे, बाकी जो 1500 रुपये है वो किसान को मार्केट से ही मिले। तो सरकार पर क्या होगा, यहाँ पर जो वित्तीय दबाव होगा या बजटीय दबाव होगा वह भी कम होगा, और जो किसान है वह अन्य फसलों की तरफ भी ध्यान देगा। कैसे ध्यान देगा अन्य फसलों की तरफ, कि सरकार सभी फसलों में इस प्रकार का प्रावधान कर पाएगी। जैसे कि बाजरा पर क्विंटल 1500 रुपये केजी है, तो मार्केट में उसकी अगर वैल्यू 1200 रुपये है, तो जो सरकार ये 300 रुपये का डिफरेंस है ये वहां पर बेच पाएगी। तो सरकार के जो 1800 रुपये ना बेचकर कितने भेजने पड़ रहे हैं, 300 रुपये भेजने पड़ रहे हैं ना, तो सरकार पर वित्तीय दबाव कम होगा, तो सरकार अन्य जो फसलें हैं उन पर भी अपना ध्यान केंद्रित कर पाएगी। तो इस प्रकार से जो डीबीटी है वह विकृत बाजार संकेत का भी समाधान कर सकती है। और दूसरा क्या है, कीमत सहायकी में अकुशल संसाधन आवंटन होता है, जैसे जो पानी या बिजली के अंदर सब्सिडी से संसाधनों का अकुशल उपयोग होता है, और साथ में भ्रष्टाचारी और कालाबाजारी होती है। जैसे उर्वरक सब्सिडी से क्या होता है, जो मार्केट के अंदर कम दाम में उर्वरक आ जाते हैं, तो उन उर्वरकों का क्या होता है, कालाबाजारी होती है। उन उर्वरकों को जैसे बांग्लादेश जैसे देश हो गए वहां पर अवैध रूप से बेचा जाता है, जिसके कारण क्या होता है, मार्केट में उर्वरक कम हो जाते हैं और उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं, और सरकार को भी क्या होता है, रेवेन्यू लॉस होता है। चौथा पॉइंट है कि उत्पादन के लिए नकारात्मक प्रोत्साहन। अब ये पॉइंट क्या कह रहा है, यदि मूल्य सब्सिडी अधिक है, जैसे मान लीजिए उर्वरकों पर, तो किसान है वो सब्सिडीकृत उर्वरक ही खरीदेंगे। तो जो मार्केट के अंदर अन्य कंपनियां हैं वह उर्वरकों का निर्माण नहीं करेगी, क्योंकि उनको वहां पर वो लाभ नहीं मिल रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट उनको सब्सिडीकृत उर्वरक आवंटित कर रही है। जिसके कारण क्या होगा, वह जो कंपनी जो उर्वरक बनाने वाली वह उर्वरकों का उत्पादन नहीं करेगा, तो यह उनके उत्पादन को क्या कर रहा है, नकारात्मक रूप से प्रोत्साहित कर रहा है। और जो कीमत सब्सिडी है या फिर जो मूल्य सब्सिडी है वो प्रशासनिक दबाव भी बढ़ाती है। किस प्रकार से, जैसे पीडीएस के अंदर वितरण करना पड़ता है, उनको ट्रांसफर डिस्ट्रीब्यूट सब करना पड़ता है, तो प्रशासन पर क्या होता है, इन सब की निगरानी रखनी पड़ती है, तो उन पर अतिरिक्त कार्य बोझ आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, उन पर प्रशासनिक दबाव बढ़ता है। वहीं यदि डीबीटी हो तो सीधे व्यक्ति के खातों के अंदर चले गए पैसे, अब व्यक्ति जहां से चाहे, उसका जहां मन हो वहां से वह वस्तु को खरीद सकता है, जिसके कारण जो प्रशासनिक बोझ है वह कम हो जाएगा। अब हमें बताना है कि डीबीटी आने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं। सबसे पहले तो बता दिया कि मूल्य सब्सिडी में निम्न कमियां हैं, और अब साथ में हम बता सकते हैं कि जो डीबीटी है वो निम्न सुधार ला सकती है, यानी कि जो निम्न कमियां थी उनको दूर कर सकती है। इन पॉइंट को वापस उल्टा करके भी लिख सकते हैं, नहीं तो हम जो पहले पॉइंट लिखे थे उनका तात्पर्य भी सेम यही था कि भ्रष्टाचार को कम कर देगी। भ्रष्टाचार के अंदर जो टॉपिक थे जैसे पारदर्शिता बढ़ा देगी, मानवकृत हस्तक्षेप कम कर देगी, और मध्यस्थों की संख्या कम कर देगी, जो इंक्लूजन एक्सक्लूजन की समस्या का समाधान कर देगी, या फिर नई योजनाओं का तेजी से कार्यान्वयन होगा, डेटा आधारित डिसीजन लिए जाएंगे। तो इस प्रकार के जो सुधार थे वो डीबीटी लेके आएंगे। तो इसी से हमारे जो प्रश्न की मेन डिमांड थी कि किस प्रकार से वो भारत में सब्सिडी परिदृश्य का परिवर्तन कर सकता है, तो निम्न प्रकार से वो परिवर्तन कर सकता है, निम्न कमियों को दूर करके सब्सिडी में नवाचार ला सकता है, सब्सिडी की जो कमियां थी उनको दूर कर सकता है। तो जो ऊपर पॉइंट हमने डिस्कस किए थे वही पॉइंट हम साथ में वापस यहाँ पर लिख सकते हैं। बस ध्यान यही रखना है कि जो GS3 का ये क्वेश्चन था ना, तो उर्वरक, पानी, बिजली, खाद्यान्न, एमएसपी, इन पर थोड़ा अधिक फोकस करना है। इन पॉइंट को हाईलाइट करते हुए इस आंसर को
लिखना है। यही इस प्रश्न के अंदर चेंज लाना है, क्योंकि ये GS3 का क्वेश्चन है। जैसे फॉर एग्जांपल किस प्रकार से इन चीजों को हाईलाइट करना है, तो पहला पॉइंट जैसे हमने लिखा है कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण से खाद्यान्नों की भारी भौतिक आवाजाही की आवश्यकता को कम करना, यानी कि जो PDS के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन होता था खाद्यान्नों का, वह कम हो जाएगा। कैसे? क्योंकि व्यक्ति को सीधे पैसे ट्रांसफर कर दिए तो व्यक्ति जहां से चाहे वहां से सामान खरीद सकता है, तो जो खाद्यान्न वितरण होता था वह अब नहीं करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से उस भारी भौतिक आवाजाही की समस्या का समाधान कर सकता है। दूसरा, लाभार्थियों को अपनी खपत टोकरी चुनने का अधिक स्वायत्ता प्रदान करती है। अब व्यक्ति को 16 रुपए गेहूं के तो भेज दिए, अब व्यक्ति चाहे चावल खरीदे, चाहे आटा खरीदे, चाहे मसाले खरीदे, चाहे दाल खरीदे, अब उसकी आवश्यकता है। तो इसमें क्या होगा, व्यक्ति को सामान खरीदने में क्या आ जाएगी, थोड़ी स्वायत्ता आएगी और वो अपने इच्छा अनुसार कुछ सामान को खरीद पाएगा, जिससे क्या होगी, आहार विविधता बढ़ेगी। क्योंकि इसमें सिर्फ चावल और गेहूं मोस्टली यही दिए जाते हैं, बट व्यक्ति बाहर से कुछ और भी खरीद सकता है। मक्का खरीद सकता है, बाजरा खरीद सकता है, ज्वार खरीद सकता है, जो इसकी इच्छा हो वो खरीद सकता है। और क्या करेगा, साथ में रिसाव को कम करेगा। रिसाव को कम कैसे? जैसे PDS के अंदर खाद्यान्नों का वितरण होता था, तो PDS के जो अधिकारी होते थे वो क्या करते थे, उन खाद्यान्न को बाहर खुले मार्केट में बेच देते थे। तो ये इस प्रकार से जो रिसाव है वह भी कम होगा। और जो बेहतर लक्ष्यीकरण होगा, कैसे? लाभार्थी व्यक्तियों को पैसे ट्रांसफर कर दिए तो वो अपनी इच्छा से सामान को खरीद पाएंगे, तो यहाँ पर लक्ष्यीकरण की सुविधा प्रदान करेगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर खाद्यान्न, उर्वरक, विद्युत, पानी, PDS, MSP इनको हाईलाइट करते हुए अपने पॉइंट को बनाना है। बस यही चेंजेस इसमें लेकर आना है। बाकी जो पॉइंट है वो सेम टू सेम ही आएंगे। आप उन पॉइंट को भी रिपीट कर सकते हैं, बट थोड़ा सा GS3 के अकॉर्डिंग मोल्ड करते हुए लिखना है। साथ में जो ये चुनौतियां भी यहाँ पर दिखा सकते हैं DBT की, और उसको कैसे सुधारा जा सकता है उसको भी साथ में लिख सकते हैं। कंक्लूजन में हम बता सकते हैं कि जो डिजिटल परिसंपत्ति जैसे DBT हो गई, जेम ट्रिनिटी हो गई या NPCI हो गई के निर्माण से भारत ने एक नई सफलता का आयाम लिखा है, जिससे ना केवल सिर्फ और सिर्फ विकासशील देश सीख रहे हैं या फिर जो गरीब देश है वो सीख रहे हैं, बल्कि जो अमेरिका जैसे जो विकसित देश है वह भी भारत से सीख रहे हैं कि भारत इतनी ज्यादा पॉपुलेशन में इस प्रकार की जो योजना है उनको कैसे अच्छे से क्रियान्वित कर पा रही है। तो यह भारत की जो साख है उसमें भी वृद्धि कर रही है। तो इस प्रकार के कंक्लूजन के साथ हम हमारे आंसर को समाप्त कर सकते हैं। तो इस प्रश्न के साथ हमारा जो गवर्नेंस वाला पार्ट था वो आज कंप्लीट होता है। तो कल हम सोसाइटी के PYQ को डिस्कस करेंगे। आप ये PDF फाइल मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडीस्कोप UPSC से प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी। प्लीज आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच शेयर कीजिए, ताकि जो और भी हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स हैं उनको इसकी जानकारी मिल पाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल सोसाइटी के साथ। जय हिंद, जय भारत।